हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एनटीपीसी प्रीवियस मैथ्स की सीरीज़ में जो है आज चौथा वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने जो है 1 से 50 तक, पार्ट 2 में हमने जो है 51 से लेकर 103 तक और पार्ट 3 में हमने जो है 104 से लेकर 150 तक का सॉल्यूशन सीख चुके हैं। अब अगले इस वीडियो में हम 151 से लेकर 200 तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने जो है पीडीएफ की डिमांड कर दी कि सर आप पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। तो बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं है या फिर उनका कहना है कि बुक रहे तब पर भी या नहीं रहे तब पर भी आप पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो है टेलीग्राम पे जो है आप जाइएगा। टेलीग्राम जब आप इंस्टॉल कीजिएगा, आजकल हर एक बच्चों के मोबाइल में टेलीग्राम ज़रूर रहता है। तो टेलीग्राम पे जो है एक ग्रुप जो है, एक चैनल आपको मिलेगा आर्यन मैथ्स करके। आर्यन मैथ्स करके एक चैनल आपको मिलेगा। इसमें जो है आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा या फिर आपको जो है किसी भी मैथ सेक्शन में जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगा। और आपका जो है एक ग्रुप है, ग्रुप भी उसमें है, मैथ्स बाय देव आर्यन। इस ग्रुप में आपको जो है, ये बहुत पुराना ग्रुप है, हालांकि इसका हमने नाम चेंज कर दिया है। तो ये पुराना ग्रुप, इस ग्रुप में आपको करना क्या है कि आप इस ग्रुप को हमने इसलिए बनाया है कि ताकि आप जो है अपना क्वेश्चन पूछ सके, क्वेश्चन अपना पूछ सके या फिर आप किसी प्रकार के हमसे चैट करके जो है आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन या किसी प्रकार से जो है आप चैट कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका हो गया आर्यन मैथ्स, आपका जो है पीडीएफ और ये वीडियो के लिए, और ये आपका मैथ्स बाय देव आर्यन आपका क्वेश्चन क्वेरी करने के लिए जो है हमने इस दो ग्रुप को बनाया। आप चाहे तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ के लिए ये ग्रुप आपका बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये बात पता लगाना है। 13√2 यूनिट एक वर्ग है हमारा, ठीक है, और इसका विकर्ण की लंबाई जो है 13√2 दी गई है। 13√2 बहुत सारे रेशियो मेथड हमने बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस में, या फिर आप जानते ही होंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अगर ये आपका जो है 1 है, ये आपका 1 है, तो ये आपको मिलेगा √2, ठीक है। 1 √2 45 डिग्री में ऐसा होता है। तो 1 √2 आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ पे कह देते हैं, यहाँ पे अगर हम कह देते हैं 13, तो यहाँ आपको 13√2 मिलेगा। इसका मतलब है विकर्ण 13√2 है, तो हमारा जो भुजा है वह 13 होगा। और आपको एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी इसका एरिया 169 हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी इसको x मान लीजिएगा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 13√2 का स्क्वायर करके x का वैल्यू आप निकाल के फिर वर्ग निकाल सकते हैं इसका। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन। कहता है विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 50 दिनों में वह विक्रम और विवेक एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिन तक मिलकर काम किया और फिर काम को छोड़ दिया, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। 20 दिन तक उसने किया है, तो हमारा ये टोटल नीचे और ये 20 दिन, तो हमारा कितना काम हो गया 2/5। इतना काम उसने कर दिया है और यही हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो हमारा 2/5 सही आंसर है। 153 नंबर सवाल। 11 है, 13 है, 9 है, 17, 13, 19, 10 और 11। इस क्वेश्चंस में आपको पूछा जा रहा है कि परिसर क्या है। परिसर पूछ रहा है आपको। परिसर मतलब इंग्लिश में इसको जो है रेंज बोलते हैं, परास बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो सबसे ज़्यादा वाला आपका कौन है 19 है, और सबसे मिनिमम आपका कौन है 9 है।
तो आपका जो है परिसर यानी रेंज 10 हो गया आपका। क्लास 9th वगैरह सब में स्टैटिक्स जब आप पढ़ते होंगे या फिर क्लास 10th में या फिर आपका 11th में कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, तो उसमें जो है परिसर पूछता था, तो परिसर बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम हमारा 19 है और मिनिमम हमारा 9 है, तो आपका परिसर 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पर गलती दिया हुआ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म वाले बुक में कभी ना कभी कोई क्वेश्चन गलती हो ही जाती है। अधिकांशतः बुक में, प्लेटफॉर्म ही क्या, अधिकांशतः बुक में जो है कुछ ना कुछ एरर रहती ही है। तो ये आपका जो है यहाँ कॉस थीटा ना होकर यहाँ पर होना चाहिए आपका कॉट थीटा इस जगह पे, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस में कॉट थीटा कर लेंगे। अब आप फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 3। क्वेश्चन में सुधार कर लेना है आपको। 154 नंबर ये क्वेश्चन था। 155 कहता है यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है तो आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा। 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है। 2.5 किलो मतलब 5/2। 5/2 से हम इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गया 1 किलो सब्जी का मूल्य। हमको चाहिए क्वेश्चन के अनुसार आधा किलो सब्जी का मूल्य, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको कितना जितना होगा आधा किलो का निकल जाएगा। ये 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे काटिएगा तो आपका जो है 24 × 5 = 120, यानी आपका आंसर आ जाएगा 24 रुपया, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। पिछले वीडियो को भी आप जो है उसको देखिए बढ़िया से। आपको जहाँ दिक्कत हो रहा है, हालांकि दिक्कत तो किसी प्रकार से नहीं होगी किसी भी वीडियो में, क्योंकि हम क्वेश्चंस को बारीकी से समझा रहे हैं और एक तरीके से कहिए कि क्वेश्चन भी इतना इजी है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 156 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपया में खरीद लिया। 2 दर्जन का सीपी आपको हो गया 480 रुपया दिया गया। फिर कहता है 4 पेन के पैकेट के हिसाब से रुपये 100 में प्रति पैकेट बेच देती है। तो ये क्या करती है कि जो 4 पेन, एक पैकेट में 4 पेन ले लिया, और इस प्रकार से वह हर पैकेट को जो है 100 रुपया में बेच देती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास 2 दर्जन है, तो हमको 2 दर्जन का जो है एसपी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक कलम का अगर आप सीपी निकालते हैं तो आपको एक कलम का एसपी भी निकालना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 दर्जन का ही निकाल लेते हैं। हमारे पास 2 दर्जन मतलब जो है 12 दूनी 24 क्वांटिटी आपका जो है 24 पीस होगा। अब यहाँ पर जो है एक डब्बे में 4 पीस रखा जाता है, तो इस प्रकार से हमारे पास कितने डब्बे बन जाएंगे, 6 डब्बे बन जाएंगे, ठीक है। 6 डब्बे आपके बन जाएंगे। 24 यानी 2 दर्जन है 24/4, ये आपके हो गए 6 डब्बे, और प्रति डब्बे वह 100 रुपया में बेच देती है। इसका मतलब है कि वह 600 रुपया में वो बेच देती है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट बताइए कि उसका कितना होगा। तो आपके 120 रुपया का फ़ायदा हो गया कितना में से, 480 में से। 12 चौका 48, और अगर आप काटेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 25%, ठीक है। क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो, आसानी से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। एक बच्चे ने कहा कि जो है सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लीजिए, तो मुझे वो नहीं समझते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारा वीक होता है स्टूडेंट्स, और वो उम्मीद लगा के बैठा हुआ रहता है कि आर्यन सर जो है एक एक क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर छोटा छोटा क्वेश्चन भी बताएंगे।
तो आप अपना आप खुद के बारे में मत सोचिए, दूसरे के बारे में भी सोचिए। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। जहाँ आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन इजी बन सकता है, कोई ना कोई विद्यार्थी ऐसा होता है कि उसको लेकर जो है परेशान रहता है कि ये क्वेश्चन को बनाए कैसे। तो सबका माइंड अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं 157 नंबर क्वेश्चन में। कहता है राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपया दे दिया। राम ने दिया शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपया। ठीक है, राम ने शिव को दिया, आपको दिया है 6,000 रुपया, वो भी 3 साल के लिए। फिर इसी ने जो है एक और है कृष्णा को दे दिया 8,000 रुपया। 8,000 रुपया दे दिया और वो भी कितने 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए दे दिया। और कहता है टोटल उसको ब्याज मिलने जा रहा है 5,220 रुपया उसको टोटल इस दोनों से, इस आदमी को, राम को, दोनों आदमियों से 5,220 रुपया मिलेगा। तो ब्याज का दर बताइए। तो कोई यहाँ पे ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हम लोग बेसिक रूल जान रहे हैं कि SI बराबर होता है PRT/100। ये हर कोई जानता है, बेसिक रूल है आपका। इसी सूत्र से अगर हम जो है R निकालना चाहें, हमको मिलेगा SI गुने 100/P और T। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, बेसिक फार्मूला जो आपको हर एक स्टूडेंट्स को मालूम है पहले से। तो हमारे पास टोटल पर हम निकालने जा रहे हैं, टोटल पर 5,220, अलग अलग नहीं है। इस दोनों से प्राप्त टोटल 5,220 रुपया है। इसका मतलब जो हम P गुने T ले रहे हैं, तो दोनों को मिला कर लेंगे तब जाके यहाँ पे हम लिख पाएंगे। तो हमारा जो है 6 तिहाई कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ये हमारा 18,000 और ये हमारा 40,000 हो गया। 40,000 आपको मिल गया यहाँ से। ठीक है, और ये हमारा फार्मूला में 100 दिया गया। हम टोटल लिए हैं 5,220, तो हमने जो है यहाँ पे शिव का जो है 18,000 रुपया ले लिया और कृष्णा का 8×5 40,000 रुपया ले लिया है। 5,220 गुने 100, और अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 48,58,000 हो जाता है। तो 3 0 आपका जो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 9×8 72, 9×5 45, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9%। ठीक है, ये सब हमने समझाने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ इतना छोटा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 157 हमने बता दिया है। एक 158 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। ये हमने जो है एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा ले लिया और 6 फीट ऊंचे पेड़ की ऊंचाई से, ये हमने ले लिया 6 फीट आपका जो है पेड़ की ऊंचाई, और इसके बीच का जो परछाई का गैपिंग है वो 10 फीट का दिया गया। ठीक है, 10 फीट। तो पेड़ की कुछ परछाई ज़रूर होगी, और हमने पेड़ की परछाई को x मान लिया। ठीक है, आप अगर इस तरह के फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के फिगर भी बना सकते हैं। ये आपका खंबा हो गया और इधर से आप कहीं से पेड़ ले सकते हैं। इस टाइप्स के भी फिगर से आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप कह सकते हैं ये A, B, C और ये आपका क्या नाम रख ले, PQ रख लेते हैं। ठीक है, ABC और PQC ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया। जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो सिमिलरिटी का रूल लगेगा, और सिमिलरिटी का रूल क्या है कि ये हमारा लंब हो गया हमारा, तो आपको आधार ले लेना है, लंब ले लेना है, आधार ले लेना है, रेशियो बराबर कर लेना है। तो ये हो गया हमारा 18 फीट। ठीक है, 18 फीट टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10 + x, 10 + x। ठीक है, बराबर ये हमारा 6 फीट और यहाँ हमारा x। तो काटिएगा आप 3 से तो x बराबर हो जाएगा 3x और x 2x 10, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 5 फीट। यानी पेड़ की जो परछाई दी गई है वो आपकी 5 फीट आएगी। ठीक है,
सिमिलिटी का रूल आप जानते हैं, इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। सिमिलिटी का रूल आप जानते हैं, ए बी बटे बी सी बराबर आपका पी क्यू बटे क्यू सी। दो सिमिलर ट्रायंगल में आपके जो भुजाएं जो हैं अनुपातिक होती हैं। क्लास 10th में ही आपने पढ़ा होगा। तो अगला क्वेश्चन है 159। एक डायग्राम दिया गया है, इस टाइप का एक डायग्राम दिया है। पूरा डायग्राम हम फिगर नहीं बना रहे हैं, हमको क्वेश्चन से मतलब है। ये हमारा 75 डिग्री दिया हुआ है, ये हमको ए दे रखा है और ये आपका 40। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का वैल्यू बताइए। तो बहुत ही आसान है, आप 75 करेंगे तो ये भी आपका 75 डिग्री हो जाएगा। पूछेंगे क्यों, तो क्यों आप जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होता है, आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। अगर ये 40 है तो ये भी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ट्रायंगल का रूप ले लिया गया है, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया है। और आप किसी भी ट्रायंगल में आप जानते हैं बाह्य कोण जो है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर इसका नाम हम x रख दें, इसका y रख दें, इसका z, तो हमारा x बराबर होगा y प्लस z। कहने का मतलब है ये हमारा बाह्य कोण हो गया है a और ये हमारा दो अंतः कोण हो गया है 75 प्लस 40, यानी आपका आंसर आ गया 115 डिग्री। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर लिखिए कि समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 160 और 161, तो क्वेश्चन आपके दिए गए 160 161। इस पर दो क्वेश्चन आधारित है आपका। हालांकि ये मैथमेटिकल रीजनिंग में जाना चाहिए, रीजनिंग वाले सर इसको सॉल्व करें, लेकिन चूंकि मैथमेटिकल रीजनिंग है थोड़ा बहुत तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं गलती हो जाए तो आप जो है इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ 160 में कहता है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से अनुपात कितना है। सबसे पहले बात आप देख लीजिए, यहाँ पे ट्रायंगल टेनिस को, रेक्टेंगल हॉकी को और आपका जो सर्किल चेस को जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। तो यहाँ पे कहता है कि हॉकी के खिलाड़ियों का, हॉकी के खिलाड़ी यानी रेक्टेंगुलर में जो है आपका जो भी होगा हॉकी वाले को आप लेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में आपका कौन कौन दिया गया है, 5 दिया गया है, फिर आपका 2 है, 3 है, फिर आपका 10 15 20, 10 15 20, 30, 3 2 5 2 10, आपका जो है 45 45 10 55, टोटल आपके जो है 55 आ चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया गया शतरंज मतलब चेस वाले का, चेस के खिलाड़ियों से कितना अनुपात होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है सिर्फ हॉकी और सिर्फ शतरंज नहीं दिया गया है। हमको हॉकी और चेस जो भी खेल रहे हैं उसका हमको जो है डाटा चाहिए। अगर सिर्फ लगा हुआ रहता तो फिर जो हमको एक बार कहीं ना कहीं घटाना पड़ता, क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे होंगे जो दोनों खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है सिर्फ हमको पूछा नहीं गया है, हमको हॉकी और चेस तो जो भी खेलते हैं उसका निकाल लेना। चेस हमारा सर्किल में दिया गया है, सर्किल में जो भी है आप उसको ऐड कर लें। सर्किल 13 2 3 12 14 6 15 4 11 और ये आपका 10। ठीक है, 13 2 15 3 18 18 2 20 30 30 10 40 40 50 50 60 70 6 4 10 80 और 10 आपका 90। टोटल आपका 90 हो चुका है। अब इसी का रेशियो आपको पूछा जा रहा है, तो आपका 55/90। अगर आप काटेंगे 11 × 55 18 × 90, यानी 11/18 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 161 नंबर क्वेश्चन कहता है वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वैसा टेनिस का खिलाड़ी आप लीजिए जो हॉकी के खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है, तो उसकी संख्या कितनी होगी, ये बात का पता लगाना है आपको। वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, टेनिस मतलब हो गया आपका ट्रायंगल वाला, जो हॉकी का नहीं है मतलब रेक्टेंगुलर में आपका नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगुलर में नहीं मतलब 10 आपको छोड़ना पड़ेगा, 2 छोड़ना पड़ेगा, 3 आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपको जो है यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो आपको जो है सबसे पहले 5 ले लीजिए यहाँ नीचे से, फिर 14 ले लीजिए जो ट्रायंगल में हो। रेक्टेंगुलर में आपका नहीं आवे। 5, 14 ट्रायंगल में आपका चाहिए, तो यहाँ पे आपका 11 और 5, ठीक है। 10 हो गया आपका, 4 1 5 हो गया, और 20 25 25 10 35, यानी आपका जो है वैसे खिलाड़ियों की संख्या जो टेनिस खिलाड़ी तो है लेकिन हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, उनकी संख्या 35, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 162 नंबर क्वेश्चन कहता है ए की बी की जो रफ्तार है ए से दुगनी रफ्तार, अगर इसको 1 कहें तो इसको 2 कहना पड़ेगा स्पीड में, ठीक है। अब कहता है यदि एक कार जो है 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमारा जो ए की स्पीड कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर कितना 2 घंटे में, यानी वह जो है 1 घंटा में 25 किलोमीटर जाता है। तो एक में आपका 25 की रफ्तार हो गया, तो आपका 2 में जो है 50 की रफ्तार हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, यानी इसका ऑप्शन में दिया गया 90, 80, 100 और 70। तो आप जब इसका इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन में ए जो दिया गया है, ए 90 किलोमीटर 2 घंटा में तय करता है। अगर आप इस क्वेश्चन को इसी तरह छोड़ दें तो आपका आंसर जो है 50 किलोमीटर आंसर आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन मिलाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को सही कीजिएगा, तो आप 50 की जगह पर 90 कर दीजिएगा, 90 कीजिएगा तो ये आपका 45 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। अगर एक में जो है आपका 45 होता है तो आपका 2 में जो है 90 किलोमीटर, यानी आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में सही होते हैं और ये हिंदी मीडियम में गलत हो जाते हैं। बोर्ड इस बार जो है बहुत सारी गलती, अक्सर इस बार ही क्या अक्सर हमेशा गलती करती है बोर्ड, और इसलिए जो है वो हमेशा कहती है कि आप इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस को देखते रहिए, इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन का मान्य होगा। लेकिन बच्चों के पास उतना समय नहीं होता है कि जो है हिंदी मीडियम क्वेश्चन को देखे एक बार, फिर इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन को देखे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 163, 280 और 144 का कह रहा है कि आपको SCF निकालिए, ठीक है। SCF निकालने के पिछले वीडियो में बेहतर तरीका हम बताए थे, लेकिन उस तरीके को अभी हम यहाँ फॉलो करेंगे तो आपको टाइमिंग लग जाएगा। तो आपको SCF मतलब हो गया कि मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो आप बाय ऑप्शन सॉल्व करें। छोटे मोटे क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। 2 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी सबसे बड़ा वाला अगर आप ट्राई करें, अगर सबसे बड़ा वाला ही फैक्टर दोनों को जो है डिवाइड कर देता है तो वही आपका जो है SCF होगा। और ये 8 से जो है आपको काटते हैं तो 8 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, यानी इसका SCF आपका 8 ही होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 164 कहता है P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। 10 दिन 15 दिन, P ने किया 10 दिन, Q ने कर सकता है 15 दिन। तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा 3 और ये हमारा 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है वे दोनों मिलकर 5 दिन काम किए। तो भाई दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट वो काम कर रहे हैं और इस प्रकार वो 5 दिन काम करेंगे। तो 5 दिन काम करेंगे तो आपका 25 यूनिट काम जो है 5 दिन में हो जाएगा। अब कहता है वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। भाई 25 यूनिट काम उसने पूरा कर दिया है 30 यूनिट में, तो आप इसको जो है 5/6 हो जाएगा आपका, काटेंगे तो आपका 5/6। इतना काम हुआ जो है 5 दिन में कर दिया है। अगर कहेगा कितना काम बाकी रह गया है तो आप 1 में 5/6 घटा दीजिएगा, या फिर आप ऐसे ही देख रहे हैं 1 की कमी है तो 1/6 काम बाकी रह गया है। लेकिन हमको बाकी काम नहीं पूछा, कितना काम वो करेगा ये पूछ रहा था हमको, ठीक है। अगले क्वेश्चन
165 नंबर क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से, यानी दर आपको दिया गया है 12%, और कहता है 6 वर्ष में और 12 वर्ष में 2 साल दिए गए हैं। एक तो 6 वर्ष दिया गया है और दूसरा दिया है 12 वर्ष। अब इसमें कहता है कि साधारण ब्याज का रेशियो क्या होगा, ये बात पता लगाना है। यानी हमको साधारण ब्याज पहले 6 वर्ष का और दूसरे 12 वर्ष का रेशियो चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित धनराशि पर, यानी वह धनराशि जो है दोनों वर्षों के लिए समान ही रहेगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और रेट जो है दोनों के लिए समान। तो अब आप ज़रा सोचिए, SI बराबर होता है PRT/100, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे P भी इक्वल, R भी इक्वल, 100 तो जो है कांस्टेंट है ही, तो हमारे पास T बचता है। यानी हम SI1 को हम T1 कह सकते हैं, SI2 को हम T2 कह सकते हैं। यानी हमारा बेसिक रूल से एक रेशियो हमारा इतना आ गया है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आपका मूलधन समान है, आपका ब्याज भी दर भी समान है, तो 2 साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा समय का रेशियो। ये आपका रूल लग सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में करा 6 वर्ष 12 वर्ष, तो आपका रेशियो कितना हो गया 1/2। ये आपका A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपका मूलधन समान है, दर समान है, तो आपका 2 अलग अलग वर्षों के लिए साधारण ब्याज का रेशियो इतना हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज का रेशियो इक्वल टू टाइम का रेशियो। अगला क्वेश्चन कर रहा है 166। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। 100 पौधा, यानी एक वर्गाकार जो है आपको वर्गाकार लग रहा है ना, नहीं लग रहा है तो फिर जो है वर्गाकार मान के चलो। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले यहाँ पे तो आप जानते हैं टोटल इक्वल होता है हमारा, ठीक है। तो टोटल इक्वल होता है x, ये हमारा 4x हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे 100 पौधों का रोपण कीजिएगा, कोने पर एक पौधे लग गए, यहाँ से लगाते लगाते यहाँ पर भी एक पौधे लग गए, तो अगली भुजा में जब आप लगाइएगा तो ये एक घटा के लगाइएगा, क्योंकि कोने पर जो है एक आपका पौधा लग चुका है। अब यहाँ पे जो है अगर हम इधर 100 लगाते हैं तो आपका यहाँ से यहाँ तक 100 होना चाहिए, एक पहले से हो चुका है, यानी यहाँ पे आपको 99 पौधे लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आप ये कह सकते हैं, एक घटा लीजिए आप 4 × x-1, यानी आप कह सकते हैं 4, और आपका 100 में एक गया 99, यानी आपका 9 × 36, 9 × 36 396। ठीक है, इस रूल के सहारे आप निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो आप फिर से सोचिए, A से B तक हमको जाना है, तो यहाँ पर एक पौधे हमने लगाए, इस प्रकार से हमने यहाँ तक 100 पौधे लगा दिए हो। ठीक है, अब आप B से C तक पौधे लगाना चाहते हैं, तो इस कोने पर एक पौधे पहले से लगे हुए हैं, तो यहाँ तक आपको जो है 100 पौधे पूरे होने चाहिए। तो एक पौधा पहले से ही हो चुका है, यानी आपको 99 पौधे लगाने पड़ेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक में, यानी D पॉइंट तक में, फिर आपको एक पौधा यहाँ लग चुका है, तो यहाँ तक आपको 99 पौधे आपको लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे AD में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पौधा पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर एक पौधा पहले से लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो है 98 पौधे लगाने पड़ेंगे, जिससे जो है हर तरफ जो है आपका इक्वल हो जाएगा। तो आप इस सब को ऐड कर लीजिएगा, 100 + 99 + 99 + 98, उतना ही आएगा आपका 9 8 17, 17 9 26, 396 ही आएगा। ये आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा बुझाए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वो आपकी समझ पर डिपेंड करता है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 167, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लीजिए। हमने जो है इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस क्वेश्चन में घेरा लगा हुआ है। इसका मतलब जिन जिन क्वेश्चनों में हमने घेरा लगाएंगे तो वो आपका जो है क्वेश्चन डाटा में गड़बड़ी होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में घेरा लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी आपका जो है डाटा कुछ
गलती होगा या ऑप्शन नहीं मिलेंगे या फिर आंसर नहीं मिलेगा, ये भी जो आप कोई भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें होंगे। तो अब देखते हैं कौन सा इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डब्बे 100 रुपये प्रति डब्बे की दर से खरीद लिए। ठीक है, तो चलिए सीपी मानते हैं 10 डब्बे की कीमत और एक डब्बा आपको 100 रुपया में, तो यानी आपका जो है 1000 रुपया उसका कीमत हो गया 10 डब्बों की। ठीक है, अब कहता है जिनमें प्रत्येक डब्बे में 10 पेंसिलें हैं और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दिया गया है। 10 डब्बे यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से 10 पेंसिल के डब्बे हैं, हर एक डब्बे में 10 पेंसिल है और एक पेंसिल पर 12% की लाभ ले रहा है। तो आप सोचिए एक पेंसिल पर 12% की लाभ लेगा, इसका मतलब एक डब्बे पर 12% आएगा। इसका मतलब है कि टोटल 10 डब्बों पर 12% आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमने जितना में ख़रीदा था उस पर 12% का हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम घुमा फिरा के लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे कि 1000 रुपया हमको लगा हुआ है और यहाँ पर 112% यानी 12% आप जब निकालिएगा तो 112% आप लिखिएगा। 100 में 12 जोड़ना पड़ेगा आपको, 2 0 आपका ख़त्म, यानी इसका 1120 आंसर हो जाएगा। 1120 बी नंबर ऑप्शन, 167 का बी। लेकिन जब आप इस क्वेश्चंस को जो है आप ऑप्शन मिलाएंगे बोर्ड के मुताबिक भी तो आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, या फिर इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन में जाएंगे तो वहाँ पर शायद आपको मिल सकता है आंसर, वहाँ पे क्वेश्चन करेक्शन होगा, सही होगा आपका क्वेश्चन। तो आप इसको इस डाटा के अनुसार बी आंसर लाएंगे। अगर थोड़ा सा आप जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप चेंजिंग कर देते हैं, यानी 12% के जगह पर 12% जहाँ है उसके जगह पर आप 20% लिख देते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में 12% के जगह 20% कर दीजिए तो आपका सीपी दिया हुआ है 1000 रुपया, एसपी आपका 1000 का 20% यानी आप निकाल दीजिएगा 120%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1200 आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन 167 का सी। तो आप कहिएगा 2-2 आंसर कैसे मारेंगे। हमने पहले ही बता दिया कि अगर आपको सही क्वेश्चन को आपको डाटा चेंज नहीं करना है तो आप 1120 आंसर लाएंगे, वो आपका सही आंसर होगा। अगर आप डाटा को चेंज करते हैं 12% से 20% करते हैं तो आपका जो आंसर की दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 168 कॉस थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस थीटा दिया हुआ है 4/5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहता है कि आप बताइए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा निकालने कह रहा है हमको। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करके इसको लिखें तो थोड़ा हमको सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट मान रख दें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी अगर ये 4 है तो ये 5 है। तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिखा चुके हैं, अगर ये 4 है 5 है तो ये आपका 3 होगा, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो सेक थीटा हमारा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो हम उल्टा लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, अगर उसका उल्टा नहीं करना चाहते हैं तो आप जानते हैं सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटे लंब, यानी 5/3। तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम 4 यही 12 7, यानी आंसर हो जाएगा आपका 35/12। और आप देखिए किस ऑप्शन में ये है 35/12, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 169 स्टैंडर्ड डिविएशन हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन पिछले में 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में थोड़ा बेसिक हमने उसमें नॉलेज भी दिया है आपको। तो आप पिछले वीडियो को देखकर 135 नंबर में आप देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को। कहता है कि हमारा 11 दिया गया है, 7 दिया गया है, 10 दिया गया है, 13 दिया गया और 9 दिया गया है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है।
तो बहुत ही सिंपल, हमने पिछले वीडियो में 135 नंबर में बहुत ही क्लियरली सब कुछ बता दिया था कि सबसे पहले हम उसका माध्य निकालेंगे। माध्य जिसको हम ए बोलेंगे, तो माध्य हमारा 11 7 18, 18 और 9 3 12, आपका जो है 30 और 40 और 10 50, 50 और क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे 5 से, यानी आपका माध्य आ गया 10। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फार्मूला भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू होता है √(d²/n) लिख सकते हैं। बहुत से 3-4 फार्मूले हमने बताए थे। डी के जगह पर आप लिखेंगे x - a का स्क्वायर। इस फार्मूला को हम यहाँ पे बैठाएंगे। x मतलब आपका चर मान, ये सब जो आपका दिया गया है चर मान वो x है आपका, और a मतलब हो गया आपका माध्य। तो भाई 10, 11 में 10 आपका जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 11 में 10 जाएगा, या लिख ही देते हैं। आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आप सब कुछ भूल जाते हैं। 11 - 10 का स्क्वायर कितना बार इसका रिपीटेशन है? एक बार रिपीटेशन है। फिर हमारा जो है 10 में 7 जाएगा, स्क्वायर करेंगे और कितना बार रिपीटेशन? तो एक बार रिपीटेशन। फिर हम जो है 10 में 10 घटाएंगे, स्क्वायर एक बार रिपीटेशन। फिर हम 10 में 13 घटाएंगे, उसका स्क्वायर करके एक बार रिपीटेशन। फिर 10 में 9 घटाएंगे, उसका स्क्वायर करके एक बार रिपीटेशन, और 5 संख्या टोटल दी गई है। ठीक है। अब यहाँ 11 में 10 घटा तो आपका जो है 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 10 में 3 का स्क्वायर, 3 में स्क्वायर 9, 10 10 0 हो गया आपका, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका 1, 9 9 18 2 20, 20 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको 4 मिलता है, और 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। पिछले वीडियो में हमने जो है इसको बेहतर तरीके से बताया था। ठीक है। और हमने बताया था कि इसको आप जो है इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेंटल कैलकुलेशन से ही इसको सॉल्व कर लेना है। कि हमारा 50 हो गया, 50 में 5 से डिवाइड किए 10 हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन 10 में 11 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना बार? तो एक बार, तो 1 ही हो जाएगा हमारा। 10 में 7 गया 3, 3 का स्क्वायर किए 9, और 9 7 का रिपीटेशन कितना बार? एक बार, तो हमारा 9 ही रह गया। 10 में 10 गया तो 0, कितना बार रिपीटेशन? एक बार, 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ही रह जाएंगे। 10 में 13 जाएगा तो आपका -3, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 9, रिपीटेशन एक बार, तो आपका 9 हो गया। 10 में 9 गया 1, 1 का आपका जो है रिपीटेशन एक बार, तो 1 ही रह जाएगा आपका। ठीक है। टोटल 20, 20 में 4 5 से डिवाइड किए 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है। अभी 1-2 जगह और भी, अभी जब तक एनटीपीसी आपका प्रीवियस चलेगा उसमें कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पूछेंगे ही। आप इसको बारीकी से ध्यान से इसको सॉल्व करके बढ़िया से सीख लेना है इसको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है 170। कहता है बी जो है ए की दुगनी गति से दौड़ सकती है। गाड़ी जो है 1 2 ये हमारा स्पीड हो गया। ठीक है। कहता है ए जो है, तो हमको ए की स्पीड निकालने का रहा है। वो कहता है कि 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 90 किलोमीटर जाना है 1.5 घंटे, मतलब 3/2। अगर आप काटिएगा 30 दूनी आपका हो गया 60। ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि आप बी की गति बताइए। तो आपका 1 का रेशियो हो गया 60, तो 2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 120। यानी आपका जो है बी का जो है चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 171। कहता है 1 दर्जन केले का मूल्य, यानी 1 दर्जन मतलब 12, तो 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है। तो 1 केला का मूल्य कितना होगा? तो आपको आपका जो रुपया ऊपर रहेगा, क्वांटिटी नीचे रहेगी। यानी 1 केले का मूल्य 5/12 रुपया। ठीक है। 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपया, तो 1 संतरे का मूल्य 75/12। अब कहता है तो 1.25 दर्जन केले आप ले लीजिए। तो भैया हम यहाँ पे 1.25 दर्जन केले लेंगे। 1.25 दर्जन केले कहने का मतलब हो गया यहाँ पे 12
और फिर उसके बाद 3 15, यानी 15 लेंगे। एक केले का मूल्य 5/12 तो 15 का इतना हो जाएगा, प्लस फिर ये संतरे का मूल्य इतना दिया गया है और आपको कितने संतरे लेने हैं, 3/4 दर्जन। तो भाई 3/4 दर्जन आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप 9 यहाँ पे रख दें, ठीक है। ये टोटल आपका जो है मूल्य निकल जाएगा। आपका एलसीएम हो गया 12, 15 पचे हो जाता है 75, और ये आपका 9 पचे 45, 675 हो जाता है आपका, यानी ये 750 हो जाते हैं। अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे, 12 सती नहीं लगेगा, 12 छके 72। तो ऑप्शन देखना है कौन 6 से शुरू हो रहा है। 6 से शुरू होने वाला एक ही ए नंबर ऑप्शन है, 62.50। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो अब अगले क्वेश्चन में DI आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 172 से 174, 3 क्वेश्चन आपके DI पर आधारित है। तो एक बार ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़ लीजिए। कहता है दिए गए बार चार्ट में 4 कंपनियां C1, C2, C3 और C4 वर्ष 2012, 13 और 14 के बिक्री मिलियन में दिए गए हैं। तो बार चार्ट का विचार करते हुए इस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। तो एक बार ध्यानपूर्वक आप इस चार्ट को देख लीजिए। 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है। तो ये तो आपका ग्राफ से ही क्लियर हो रहा है कि 2012 से 2013 में C1 अगर बात करते हैं 95 से 85, यानी लॉस हो गया है। अगर आप C2 की बात करते हैं 150 से 140 लॉस। आपका C3 की बात करते हैं तो 125 से 130 गया है, 125 से 130 यानी वृद्धि हुई है, C3 हो जाएगा। C4 की बात करें तो 100 से 110 गया है, यानी आपका C4 भी वृद्धि हो रहा है 2012 से 13 में। तो आपका C नंबर ऑप्शन सही है। ये ग्राफ से ही क्लियर हो गया आपका। 173 नंबर क्वेश्चन कहता है C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितना ज़्यादा है, ये आपको पता लगाना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे। C2 की वर्ष 2012 और 2014, तो भाई हम जो है C2 निकाल लेते हैं 2012-14 का। C2 2012 में 150 है और 2014 में C2 2012 तो आपका 150 और 2014 में कितना है भाई, 2014 लास्ट वाला यानी 155। तो ये आपका 150, 305 हो गया आपका ये। अब किसके लिए निकालना है, C3 के लिए सोचना है। कहता है C3 के लिए भी वही सोचना है, 2012 और 2014 C3। तो 2012 ब्लैक वाला 125 और ये आपका 135, तो 3 2 5 260 हो गया आपका। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना ज़्यादा है C3 से ये कितना ज़्यादा है। तो आप वृद्धि दर निकालिए कितना ज़्यादा है। तो भाई 60, 40, 45 कितना से, तो 260 गुने 100, 1 0 तो हम यहीं पर कैंसिल कर लेंगे 26 से, तो 450/26। अगर आप 26 लगाते हैं, 26 इकाई 26। कोई है ऐसा ऑप्शन जो 1 से शुरू हो रहा है? हर कोई 1 से शुरू हो रहा है। तो 26 इकाई 26 हो गया आपका। बच गए कितने, इतना हो गया आपका। फिर आपका जो है 6 से नहीं लग रहा है, 6 से 6 दूनी 12, 7 से लग जाएगा, 7 6 42, आपका 7 दूनी 14, 4 160, ठीक है। तो यानी आपका 17.30 ऑप्शन में दिए गए 17.30। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 174 आपको पूछ रहा है 2012 और 2013। इसमें आपको C1 प्लस C4 पूछा जा रहा है। तो आप इसमें देखेंगे 2012 में 95 हो गया और उसमें C4 में आपका 100 हो गया। फिर उसके बाद 2013 में देखते हैं, 2013 85 हो गया, 85 85 और वो आपका 110। तो दोनों तो सेम ही हो गया, 195 यानी आपका 1:1 आपका रेशियो हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 175। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 अंकों का योग 9 दिया गया है, 2 अंकों का योग 9 है, यदि दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो 2 अंकों वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको बाय ऑप्शन आप सॉल्व कर सकते हैं। 45, 63, 54, 72।
तो इसमें कहता है 2 अंकों का योग 9 है। 9 आपका सब में दिया हुआ है। चारों ऑप्शन जो है फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। और आगे कहता है कि इसमें दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 दिया हो गया है। तो डिफरेंस मतलब होता है कि आप बड़ा में छोटा घटाइए, ठीक है। या तो आपका जो है डिफरेंस 1 का यहाँ भी डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस नहीं है। तो बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको जो है इसको क्वेश्चंस को ऐसे कहना चाहिए कि आपका दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 कम है तो आपका आंसर होगा 45। या फिर आपको इस क्वेश्चंस को कहना चाहिए कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे ये लेकर चलते हैं कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 ज़्यादा है, तो हमारा उस कथनानुसार जो है हमारा आंसर 54 सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन में कहता है क्यू ने एक मेज़ 13,500 रुपया में ख़रीद लिया है। 13,500 रुपया में मेज़ खरीद लिया है और उसे बेच दिया है आपका 11,000 में। तो कहता है हानि प्रतिशत बताइए, कितना परसेंट का लॉस हुआ ये बात पता लगाना है। 13,500 में ख़रीदा है, 11,000 में आपको बेच दिया है, तो यानी ये 2,500 रुपया का जो है लॉस हो गया है। कितना में से? तो 13,500 में से। तो आप इसको जो है परसेंटेज निकाल दीजिएगा। 135 दूनी आपका जो है 270 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक बार में लगेगा। ऑप्शन में देखिए आपका 1 से कौन सा शुरू हो रहा है? 1 से जो है 18.51%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका जो है कोई और ऑप्शन 1 से शुरू होता है तो थोड़ा सा और डिवाइड करके उसको हम दूसरा आंसर लाने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 177। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 177 कहता है कि आप 500 रुपया प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए हैं। किसी दुकान में आप 500 रुपया की प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदते हैं तो आपको लग जाएगा 1500 रुपया। लेकिन दुकानदार जो है 2 वस्तु खरीदने पर एक आपको छूट दी जाती है, यानी आपको जो है 1500 की जगह पर 1,000 ही रुपया खर्च करने पड़ेंगे और आपको 500 रुपया की बचत हो जाएगी। आप रुपया से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्वांटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि छूट की दर बताइए। तो छूट की दर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। छूट की दर कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले कितने आप खरीदने गए थे। तो आप 3 टोटल खरीदने गए थे, तो टोटल उस सामग्री पर टोटल उस पर जो है 3 वस्तुओं का जो है खर्च बैठ चुका है हमारा, और उसमें से एक फ्री आपको मिल रहा है। तो ये 1/3 इंटू 100 तो 33.33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्वांटिटी लेकर ही सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे हमने पैसा का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर पैसा का आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक वस्तु 500 रुपया में, तो 3 वस्तु 1500 रुपया में, और आपको एक वस्तु फ्री दी जा रही है, यानी 500 रुपया का आपको बचत हो रहा है। तो इस तरीके से निकालिएगा तो आपका आंसर उतना ही आएगा, 33.33%। 178 नंबर क्वेश्चन कहता है थीटा का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री और कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका। 30 डिग्री पुटिंग करेंगे तो हमारा 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और ये हमारा √3 का स्क्वायर 3, यानी हमारा आंसर आ गया 10/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन NTPC में 2016 में पूछे गए हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होता होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन और भी इजी है। 3a = 2b = c। तो कहता है ABC का वैल्यू बताइए। A, B और C का रेशियो आपको निकालना है। तो सबसे पहले 3a दिया गया है तो आप 3 का उल्टा कर लीजिए, आपका 1/3। फिर 2 का उल्टा 1/2। इसमें आपका 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आपका 6, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, यानी 2, 3, 1 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया गया है।
ऑप्शन में इतना दूर तक ही दिया गया है, 1/3 1/2:1, यानी आपका जो है बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो वहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। 180 कहता है कि 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। प्रत्येक में से 1/2, 1/3 और 1/4 भाग और जोड़ दिया जाता है। तो दर्जन सब में दिए गए, दर्जन हम कॉमन ले लेंगे। दर्जन का आने का मतलब हो गया आपका 12, 20 में आपका 12 हो जाएगा। तो 10 दर्जन और उसमें हम 1/2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा कहने का मतलब हुआ कोई भी चीज़ पहले से 1 गुनी रहती है और आप उसमें 1/2 ऐड करते हैं, इसका मतलब है कि वह जो है 3/2 गुनी हो जाती है। ये इसका मतलब होता है। कहने का मतलब अगर 10 में कह रहा है कि 1/2 आधा ऐड करने के लिए, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। फिर आप 10 कॉमन लेते हैं, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। 10 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आपके बाद 15 दर्जन दिए गए, तो 15 हमने ले लिया। कह रहा है 1/3 उसमें जोड़े जाते हैं। 1/3 जोड़ने का मतलब है 3 1 4/3 आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। आगे फिर दिया हुआ है कि 20 दर्जन, तो 20 और उसमें हमको 1/4 ऐड करने का रहा है, मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका कैंसिल हो गया 5 से, तो 5 हम कॉमन ले लिए, 12 बचे हो गया 60, 4 3 7, 7 5 12, यानी टोटल आपका जो है 720 फलों की संख्या हो जाएगी। कुल कितने फल हो गए हैं, तो 720 आपके टोटल फल हो गए। कहता है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दुगना कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। टोटल दूरी उसका कितना होगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे हमारा जो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम दूरी लगावे तो चाल गुने समय, तो दूरी डिस्टेंस को हम इक्वल कर देते हैं। हमको यहाँ पे दिया गया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर अगर चलता है तो वह आधे रास्ते में पहुँचने के बाद, तो हम टोटल डिस्टेंस हम d किलोमीटर मान लेते हैं। तो आधा रास्ता पहुँचने पर तो उसको जो है d/2 हमने यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद कहता है कि वह चाल को दुगनी कर देता है, 3 से वह चाल कर लेता है आप 6, और वह 5 घंटे तक चलता है, तो 5 घंटे तक आपका चलेगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसको इक्वल कर दिया हमने, तो 5 चौका 20, यानी टोटल आपका जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा आपका कुल दूरी। नेक्स्ट 182, भुजाओं की संख्या जो है 9 दी गई है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, आप सूत्र जानते हैं कि 360 डिग्री को n से, यानी भुजाओं की संख्या से अगर हम डिवाइड करें तो हमको प्रत्येक बाह्य कोण मिलता है। तो प्रत्येक आपका जो है एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360/9, यानी आपका जो है 40 डिग्री हो जाएगा। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा आपका, यानी आंतरिक कोण। तो आप जानते हैं बाह्य कोण और आंतरिक कोण मिल के आपका जो है 180 डिग्री बनाता है। तो आप जो है 180 में बाह्य कोण को घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140 डिग्री, यानी जो है आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 183 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एस और टी किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। बताएं कितना काम बाकी रह गया है। तो 20 दिन काम किया है 50 में से, तो इसका मतलब है कि आपके पास 30 दिन का काम बाकी रह गया है। तो आपका जो है 3/5 काम बाकी रह गया है। अगर कहता है कितने काम कर लिया है, तो 2/5 आपका कर लिया है। 184 नंबर क्वेश्चन।
कहता है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कहता है प्रस्ताव ए जो है ये 1599 रुपया में खरीदता है और एक वस्तु मुफ्त पाता है, यानी उसने टोटल 1599 रुपया का भुगतान किया है 2 वस्तुओं के लिए। अब बी की बारी आ जाती है। बी एक वस्तु के लिए 999 और दूसरे वस्तु के पर उसको 50% की छूट मिलती है। इसका मतलब आपको 999/2, तो इतना पैसा उसको लगेगा। 999 आप कॉमन ले सकते हैं, 1 और 1/2 हो जाएगा आपका 3/2। 9 × 27, 2 29, तो आपका इतना हो गया। ये आपका हो गया 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, यानी 1498.50 रुपया आपको बी को लगने वाला है 2 वस्तुओं में। और एक ए प्रस्ताव जो है में 1599 खर्च होने वाले हैं। बी प्रस्ताव में जो है आपको 1498.50 खर्च होने वाले हैं, यानी का आपका जो है बी प्रस्ताव जो है सस्ता है ए के मुकाबले। तो आपका जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। ए महंगा है और बी सस्ता है। तो आगे बढ़ते हैं 185 नंबर क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में दिया गया है, ये बात आपको पता लगाना है। आरोही क्रम में आपको पता लगाना है। 4/5, 1/2, 3/4, 4/5, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। फिर आपका 4/5, 1/2, 2/3 और 3/4। हम इसको जो है क्लास में अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो हमने जो है फ्रैक्शन में 4 रूल्स बताए होंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में। तो हम चौथे वाले रूल्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन आरोही क्रम में, यानी आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में कौन है। 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9 लग रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। 5 तिहाई 15, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 5 इकाई 5। यहाँ पे आके थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ हमारा 15 से हो गया 16, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 से 5 हो रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी लगातार बढ़ते क्रम में चाहिए। यहाँ पे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 4 चौका 16। यहाँ पे जब हम सी नंबर ऑप्शन को कंपैरिजन करते हैं, 3 से हुआ है 4 तो बढ़ा है, फिर 8 से हुआ है 9 ये भी बढ़ा है, फिर 15 से हुआ है 16, यानी यही आपका ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हमको इसको नहीं देखना है 4 से 8 हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 भिन्न को लेकर कंपैरिजन करना है। 3 से 4 हुआ है यानी बढ़ा है, फिर हम ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे 8 से 9, फिर इस दोनों का कंपैरिजन 15 से 16, यानी लगातार बढ़ते क्रम में हो रहा है, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। 4 दूनी 8, ये हमारा 5 कम हो गया, यानी ये आपका नहीं होगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन इज़ राइट आंसर। 186 नंबर क्वेश्चन, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2 आपके सूत्र होते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 187 कहता है कि आर ने 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। तो 1 साल में 13%, तो 5 साल में 13×5 65%, यानी 1200 हमारा 100% हो गया और आपको 65% ब्याज देना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी आपको निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन आप 100 में ऐड करेंगे, 13×5 65%, यानी आपका 165% आपका हो जाएगा। तो ये आपका 12×5
60 हो जाएगा। ये आपका 12 छके 72, 72 6 हो गया आपका 78, यानी 80 देख लीजिए। 1900 दो ऑप्शन में 80 है। 12 छके 72, 72 और ये आपका हो गया 6, 72 6 हो गया 78, बच गया आपके पास 7, 12 12 7 19, यानी आपका जो है 1980 सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 188, x² प्लस x माइनस 42 का गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। ठीक है, x² प्लस x माइनस 42 का आपका फैक्टराइजेशन करना है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं रहे, बढ़िया से इसको सीखेंगे हम। जब यहाँ पे आपको कुछ नहीं रहे, आप दूसरे तरीके से जैसे आप सॉल्व करते होंगे उस तरीके से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 42 आ जाता है, 42। फिर आप जो है इसको फैक्टराइज करते हैं। ऐसा फैक्टराइजेशन जो आपको सारे कंडीशन को फॉलो कर दे, वैसा 7 छके 42, 7 में 6 जाता है तो आपका 1 बचता है। तो आपको जो है x² प्लस 7x और माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 42, ये चिन्ह आपका जो है मिलना चाहिए। प्लस माइनस माइनस, अगर आपका चिन्ह नहीं मिलता है तो आप समझिए गलती कहीं हो रही है। आप कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 7, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7। इस प्रकार से फैक्टराइज करके हमको x प्लस 7 और x माइनस 6 आ जाता है यहाँ पे फैक्टराइज करके। लेकिन अगर आप जो है इसमें इस क्वेश्चन में x² प्लस x माइनस 42 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी डाटा नहीं है, तो आपको फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है। आप इसको आप ऐसा कोई डिजिट जो 42 ला दे तो वो आपका 7 और 6 है। 7 आपको यहाँ वाला चिन्ह लिखना है प्लस में, और यहाँ प्लस को जो है ऐसा कौन सा चिन्ह से गुना करेंगे जो माइनस ला देगा, तो वो आपका माइनस। दोनों में आप जो है जो भी वेरिएबल होगा, x होगा, a होगा, y होगा, जो भी है वो वेरिएबल आप उसके साथ रख दीजिए। आपका यही आंसर हो जाएगा x प्लस 7 x माइनस 6। हम सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन कर लिए, 7 6 आ गया। यहाँ जो भी चिन्ह होगा यहाँ पे लिखेंगे, और ये चिन्ह लाने के लिए जिस चिन्ह को लिखना पड़ेगा वो आप यहाँ पे लिखिएगा, और जो भी वेरिएबल होगा उसको दे दीजिएगा। उससे आपका जो है फैक्टराइजेशन हो जाएगा। वन 8 9 कहता है 1 to 10 1 to 10 18 3 17 19 अंकों का माध्य कितना होगा, ये बात आपको पता लगाना है। अंकों का माध्य निकालना है, हाँ माध्य ही निकालना है, मीन। तो सबसे पहले इसको ऐड करके टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे। 3 3 6 1 7। आप जोड़ते हैं 13 13 3 हो जाता है आपका, सॉरी 13 13 और हो गया आपका 17 हो गया 30। 30 में अगर आप जो है 18 जोड़ते हैं 48। 48 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है आपका 51, और 51 में 19 जोड़ेंगे तो आपका जो है 70 हो जाएगा, यानी आपका जो है माध्य 10 आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। 190 नंबर क्वेश्चन कहता है 1739 में आप कम से कम क्या जोड़ेंगे कि 11 से यह पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो 11 से आपको डिविजिबल करके देखना है, बस सिंपल सा। 11 इकाई 11, तो आपका जो है आपके पास बच जाता है 6, यानी आपका 63 हो गया। 63 तो यानी आपका जो 11 पचे 55, तो आपके पास बच जाता है 89। 89 बच जाता है। अगर हम इसको 10 दे दें, 89 अगर आप 10 दे देते हैं तो 99 हो जाता है। तो यानी जो अब आपको मिलेगा वो आपका जो है 11 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर 10 होगा। 191 कहता है बहुलक बताइए और माध्यिका निकालिए। बहुलक भी बताना है और माध्यिका भी बताना है। 8 6 8 7 8 6 8 7 6 कहता है अंकों का बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए
तो मोड में जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार होगी वही आपका जो है मोड होगा। 1 2 3 4, 4 बार कोई और है नहीं है तो हमारा जो है मोड हो जाएगा बहुलक 8 हो जाएगा। फिर हमको जो है चाहिए हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमको 6 लिखना पड़ेगा, 6 6 6, फिर उसके बाद 7, फिर 7 और कोई 7 नहीं है तो फिर 8 8 8 8। ठीक है, सारे डाटा हो गए। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कितना है, 3 3 6 और 3 9, यानी हमको जो है यहाँ पे 4 इधर छोड़ देने हैं, 4 उधर छोड़ देने हैं, बीच वाला जो बच जाएगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 डाटा बच जाते हैं तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके आप जो है माध्यिका निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने 4 डाटा इधर कर दिया, 4 डाटा उधर कर दिया, जो बीच वाला बच गया वो आपका माध्यिका हो गया। तो ये क्वेश्चन था 191। अब इसी की तरफ 192 भी जो है आपका देख लेते हैं। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 दिया गया है। एक आयत है, चौड़ाई उसका दिया हुआ है 7। ठीक है, कहता है विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो हमको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करके यहाँ पे आंसर ला सकते हैं तुरंत। हमको यहाँ पे डायगोनल चाहिए और इसका एरिया दिया हुआ है 168। तो आपका ये 7 है तो ये 24 होगा, 24 होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, और ये आपका 25 होगा। बहुत बार पढ़ा चुके हैं, 7 24 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका होता है। और एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी देखें, लंबाई गुने चौड़ाई, तो आपका 168 हो रहा है। तो इसलिए जो ये आपका सही है। अगर 168 नहीं होता तो फिर हम दूसरे रूल से, बेसिक रूल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस कारण से हमारा जो है डायगोनल कितना आ गया, 25। आई होप ये मेथड आपको जो है पहले से पता होगा, बहुत बार हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बता चुके हैं।